अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको फ़िज़िक्स की सेकेंड ईयर की क्लास में वेलकम करता हूँ। और जो हमारा आज की क्लास है ये फ़िज़िक्स की पहली क्लास है और इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 12 जो कि आपकी फ़िज़िक्स की बुक का पहला चैप्टर है जो कि क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसके 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 वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसका सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो क्या है जी, कूलम्स लॉ है। तो कूलम्स लॉ के ऊपर जाने से पहले हमें कुछ बेसिक्स के ऊपर फोकस करना है। एक तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर बात करनी है, फिर कुछ चार्जेस के हवाले से बात करनी है, तब जाके हम किसके ऊपर जाएंगे, कूलम्स लॉ के ऊपर चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह के आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से जाहिर है कि इलेक्ट्रो का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन मीन के चार्जेस के मुतालिक होगा, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो ये टोटली किसके मुतालिक है, रेस्ट चार्जेस के मुतालिक है ये चैप्टर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हो गया कि स्टडी ऑफ द चार्जेस विच आर एट रेस्ट। दूसरी चीज़ क्या है कि हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं चार्जेस के मुतालिक। तो याद रखें कि ये जो चार्जेस होते हैं ये बेसिकली एटम्स का ही बुनियादी जुज़ होते हैं। कोई भी एटम है उसके अंदर बेसिकली चार्जेस पाए जाते हैं, जो कि शुरू में बहुत सारे किस्म के एटॉमिक स्ट्रक्चर मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने रिप्रेजेंट किए, जिसमें जे थॉमसन है जिसने प्लम पुडिंग थ्योरी पेश की। उसकी थ्योरी के मुताबिक ये था कि एटम जो है एक सख्त डेंस पार्टिकल है जिसको मजीद तोड़ा नहीं जा सकता, वो बस डेंस है, उसके अंदर है भी कुछ नहीं। उसके बाद फिर और भी मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया, डाल्टन ने इसको एक्सप्लेन किया, उसके बाद फिर रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया, फिर जाके बोर ने एक्सप्लेन किया। जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और एप्लीकेबल मॉडल है वो क्या है, बोर एटॉमिक मॉडल है, जिसकी तरफ आज हमने हल्की फुल्की बात करनी है। बोर एटॉमिक मॉडल बेसिकली ये मॉडल जो है ये 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसको स्टडी करने का मकसद ये है कि चूँकि 9th क्लास बहुत अच्छा हो गया गुजरे हुए। दूसरी बात ये है कि ये जो है ये टोटली एटम के मुतालिक है, तो हल्का फुल्का हमें एटम का और उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उसका अंदाज़ा हो जाए, तब जाके हमारी जो फिजिक्स है सेकेंड ईयर की वो टोटली इसका जो पहला पोर्शन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, फिर उसके बाद 14-15 चैप्टर जो है वो मैग्नेटिज्म का आ जाता है, फिर चार्जेस में इलेक्ट्रॉन्स का आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के बाद फिर 17 और 18 चैप्टर टोटली इलेक्ट्रॉनिक्स है, जबकि 17 चैप्टर जो है वो बेसिक है इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मटेरियल के हवाले से होगी। उसके बाद 19 जो चैप्टर है वो हमारा मॉडर्न फिजिक्स का आ जाता है, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स है। तो ये जो टोटली हमारी जो फिजिक्स है इसमें हर जगह इलेक्ट्रॉन, हर जगह पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिनकी बात होगी। तो इसलिए हम थोड़ा सा, क्योंकि हमारी बुक आज स्टार्ट हो रही है, तो हम हल्का फुल्का बोर एटॉमिक मॉडल को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो बोर एटॉमिक मॉडल होता है, ये बोर एटॉमिक मॉडल बेसिकली ये इस तरह का मॉडल है कि बोर ने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि एटम क्या होता है। एटम एक इस तरह का एक ऐसा पार्टिकल है, लेट्स से कि जिसके अंदर एक डेंस पार्टिकल होता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर दो तरह के स्मॉल पार्टिकल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से जी? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। और ये जो मैंने दायरा से लगाया है ये बेसिकली क्या है, पाथ है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इसको क्या कहा जाता है, इसको ऑर्बिट कहा जाता है। अब ये जो प्रोटॉन होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है जी, नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस चूंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, एक दूसरे को कशिश करते हैं, लिहाजा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस सर्कल में रिवॉल्व भी करता है। और रिवॉल्व करने की उसकी वजह ये है कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज किस वजह से होता है? न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से होता है। दूसरी चीज अगर बात की जाए तो ये जो प्रोटॉन का चार्ज होता है ये पॉजिटिव चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है पॉजिटिव प्रोटॉन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है -19 कूलम। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की अगर चार्ज की बात की जाए तो चार्ज इसका क्या होता है, सेम होता है, जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जबकि अगर इसके मास की बात की जाए तो ये प्रोटॉन का मास होता है ये 1836 गुना, कितना, 18
36 टाइम क्या है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के से ग्रेटर होता है। लिहाजा न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में सबसे ज़्यादा, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। और इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या है, न्यूट्रॉन के मास से 1836 गुना कम होता है। तो ये हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन था। अब इसमें देखें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चूंकि रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन जरूर चक्कर लगाता है, तो इसमें चक्कर लगाने की रीज़न जो फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसको प्रोवाइड करता है, वो कौन प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये जो इसके अंदर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको थोड़ा सी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली वो फोर्स है जो चार्जेस के दरमियान होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी, इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। अब ये जो कूलम है, कूलम ने बेसिकली इसी फोर्स को एक्सप्लेन किया और इस फोर्स की मिकदार बताई कि दो चार्जेस के दरमियान कितनी मिकदार में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद होती है। तो ये जब हल्का फुल्का बेसिक था, तारफ था बोर एटॉमिक मॉडल का, जिसमें ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और ये जो प्रोटॉन है, एक चीज़ और भी याद रख लें कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होती है वो सेम होती है, ठीक है, एटम के अंदर। और एटम के अंदर अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम हो तो हम कहते हैं कि एटम है ओवरऑल नो चार्ज, कि ओवरऑल एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब चलते हैं जी हम कूलम्स लॉ के ऊपर। हमारी बुक का पहला टॉपिक है कूलम्स लॉ, जो कि आपको बुक ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स एक बात और भी याद रखें, ये जो मेरा लेक्चर है ये तब आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा जब आप लेक्चर सुनने के साथ साथ आप अपनी बुक भी ओपन करेंगे और साथ साथ उसको रीड आउट भी करेंगे। फिर आपके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप जस्ट लेक्चर सुन के उसको छोड़ देंगे, बुक की तरफ नहीं जाएंगे, तैयार करने की तरफ नहीं जाएंगे, तो इस लेक्चर का आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सुनी सुनाई चीज़ फ़ौरन से ज़हन में आती है और फिर भूल भी जाती है। जब आप बुक को ओपन करेंगे, रीड आउट करेंगे, फिर चीज़ों को मैच करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगी और उसको आप राइट हैंड में कर लेंगे। एक दफ़ा उसको आप लिख लेंगे याद करके, तो फिर आपका इशू नहीं होगा। कूलम्स लॉ ये कहता है जी कि दो चार्जेस आपके पास, लेट्स से कि दो चार्जेस हैं, ये दो चार्ज में शो कर रहा हूँ, इसको Q1 और इसको Q2। दो चार्जेस हैं तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी, चाहे फोर्स अट्रैक्शन की हो या फोर्स रिपल्जन की हो, अगर चार्जेस सेम हो, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को दफा करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर दोनों नेगेटिव हैं तब भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। तो जो कूलम लॉ है ये कहता है कि जो दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी F, वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर Q1 की मिकदार बढ़ाते जाओगे फोर्स बढ़ती जाएगी, Q2 की मिकदार बढ़ाते जाओगे फोर्स बढ़ती जाएगी, या दोनों की मिकदार बढ़ाते जाओगे तब भी फोर्स बढ़ती जाएगी। जिस तरह से देखें आप रियल लाइफ में छोटे छोटे दो मैग्नेट लें तो उनके दरमियान फोर्स कम होती है, आप उनको करीब ले गए हैं तो फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे लेकिन फोर्स कम होगी। अब उनकी जगह मैग्नेट्स बढ़ाते जाएं, बड़े बड़े मैग्नेट करते जाएं तो फोर्स इंक्रीज करती जाएगी। ये हिसाब इन चार्जेस का भी होता है, और उसको किसने एक्सप्लेन किया, कूलम्स ने एक्सप्लेन किया। कूलम का जो पहला हिस्सा है वो ये है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके दरमियान जो चार्जेस जो फोर्स होगी वो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब दोनों को इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि ये बढ़ाने से ये क्वांटिटी कम हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि ये क्वांटिटी बढ़ाने से ये क्वांटिटी क्या करेगी जी, बढ़ेगी। तो अब हम चलते हैं, इन दोनों को अगर आप करें कंबाइन करें तो ये इस तरह से हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये आपके पास ये फोर्स ये बन जाती है कंबाइन इक्वेशन। इसको आप इक्वालिटी में चेंज करें तो ये किस तरह से बन जाती है, कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। के यहाँ पे के को क्या कहा जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहा जाता है, और के की वैल्यू जो आपके पास होती है वो एक्सपेरिमेंट डिफाइन की जाती है कि जो कि क्या होती है 9
मल्टीप्लाई बाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। अब ये के की जो है एक दूसरी वैल्यू भी होती है, वो क्या होती है कि इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो इसमें ये एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, इसकी भी वैल्यू होती है कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी आपको बुक में इसकी ये जो कांस्टेंट लिखा होगा इसी के साथ नीचे लिखी हुई होगी। तो यहाँ तक तो ये कूलम लॉ सिंपल फॉर्म में कवर हो जाता है। अब हम चलते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म में। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि दो चार्जेस मैंने बात की थी कि Q1 और Q2 है, ये लेट से कि ये Q1 है और ये Q2 है। अगर चार्जेस सिमिलर होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और चार्जेस अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेट से कि ये जो दो चार्जेस है ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव है। अब दोनों पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, धकेलेंगे। तो अगर ये उसको धकेल रहा है तो दूसरे लफ्जों में ये वाला चार्ज इसको धकेल रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को धकेल रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि ये चार्ज इसको धकेल रहा है और वो चार्ज इसको धकेल रहा है। अब देखो धकेल रहा है तो इसका मतलब है पुश अप कर रहा है बाहर की तरफ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला चार्ज जो है उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है उधर, और ये जो चार्ज है ये इसको पुश अप कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा और उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली होगी। अगर ये जो Q1 है, चार्ज कौन सा Q1, ये एक Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ F21 से, ये बुक में भी आपको इस तरह से रिप्रेजेंट हुआ मिलेगा। तो एक दूसरी फोर्स होगी, सिमिलर फोर्स होगी, कौन लगाएगा, Q2 चार्ज लगाएगा किसके ऊपर, Q1 के ऊपर, जो कि डायरेक्शन में क्या होगी, अपोजिट होगी, क्योंकि ये इसको उधर अगर धकेला था तो वो इसको इधर धकेलेगा, और ये फोर्स क्या होगी, F12 रिप्रेजेंट की जाएगी। ये दोनों फोर्सेस मिकदार में बराबर होंगी लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगी, तो ये इसका मतलब फिर क्या हुआ, F21 इज इक्वल टू माइनस F12। तो ये आपके पास ये थोड़ी सी चीज थी। एक्स के बाद अगर इसकी वेक्टर फॉर्म में जाए, वेक्टर फॉर्म, तो ये जो आपके पास मैं ये वाली फोर्स शो कर रहा हूँ F12 या F21 कौन सी फोर्स है, जो Q2 के ऊपर लग रही है, और कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है। जबकि F12 कौन सी फोर्स है, जो Q1 के ऊपर लग रही है, और कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। तो इसकी ये जो फोर्स है ये किसकी इक्वल होगी, 1/4 पाई इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट करना है तो एक साथ यूनिट वेक्टर R ये लगेगा, यूनिट वेक्टर 21, तो ये क्या बन जाएगी, ये वेक्टर फॉर्म में फोर्स बन जाएगी। और इस फोर्स को भी अगर आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो वो F12 होगी, और वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर, और इसके साथ सिर्फ चेंजिंग यही आएगी, यूनिट वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म इस तरह से रिप्रेजेंट की जाएगी। अब देखिए कि यहाँ पे ये जो एरिया है, ये फोर्स, ये पोर्शन दोनों में सेम है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड में ये दोनों फोर्सेस सेम है, डायरेक्शन में ये दोनों फोर्सेस क्या है, अपोजिट है। तो ये यहाँ तक हमारा तकरीबन ये कूलम लॉ कंप्लीट हो जाता है। एक थोड़ी सी चीज़ इसमें, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी किसकी है, फ्री स्पेस की। अगर दो चार्जेस के दरमियान कोई भी मतलब फ्री स्पेस होगी तो तब ये वाला फैक्टर लगेगा। और अगर इसमें कोई और मटेरियल, प्लास्टिक वगैरह जिसको आप डाई इलेक्ट्रिक भी कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कोई भी अगर इसमें रख देंगे तो फिर ये एप्सिलॉन नॉट किस में रिप्रेजेंट चेंज हो जाएगा, वो एप्सिलॉन नॉट में चेंज हो जाएगा। और उसकी जनरल फॉर्म फिर किस तरह से बनेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और इसकी जगह एप्सिलॉन R आ जाएगा। फिर ये उस मटेरियल की परमिटिविटी होगी, हर मटेरियल की परमिटिविटी डिफाइंड होती है और वो आपको मिल जाती है, वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, मिल जाती है। तो इस सिचुएशन में अब ये देखो, ये जो जितनी ये वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी फोर्स कम होती जाएगी। तो याद रखो कि सबसे कम जो है परमिटिविटी होती है वो किसकी होती है, फ्री स्पेस की होती है। मटेरियल कोई भी होगा उसकी परमिटिविटी ज़्यादा होगी और उस सिचुएशन में फोर्स क्या होगी, कम होती जाएगी। मतलब दो चार्जेस के दरमियान
कोई भी मटेरियल रखेंगे तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्टूडेंट्स ये यहाँ पे ही हमारी आज की क्लास खत्म हो जाती है। और अगर आपका कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आप इससे ये जो चैनल है इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम दोस्तों का फ़ायदा हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।